What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टिल और फैमिली. तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो. तो आइए आप लोगों को मिलाता हूँ एक ऐसी कोटेशन से जो लगभग एक साल से भी ज्यादा तक मेरे मोबाइल पर जो स्क्रीन है उस पर लगा रहा और इसी के साथ में लैपटॉप की स्क्रीन पर भी. ये जो फर्स्ट टाइम मैंने जब इस कोटेशन को देखा था तो पता नहीं अंदर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फीलिंग आई थी कि यार उन लोगों के बारे में सोचो जो मॉर्निंग में उठते हैं बिल्कुल एकदम डिटर्मिनेशन के साथ में, यार शाम तक इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करना है, और जब शाम को वो बेड पर जाते हैं बिल्कुल अपने पैर फैलाता है शांति में कोई भी पर्सन अगर, और फिर शांति में अपने आप को सेटिस्फाई करते हुए बोलता है कि वाह यार आज का दिन ना मैंने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया. तो उस इंसान की लाइफ है एक, और एक वो इंसान है जो सुबह को बस ऐसे ही डल तरीके से उठ रहा है, यार आज फिर सुबह हो गई उठना पड़ेगा. उसने अपना दिन स्टार्ट किया, पूरे दिन कर रहा है, कभी कोई काम ढंग से कर रहा है, कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है, और शाम तक जाते जाते फ्रस्ट्रेट हो गया पूरा कि यार आज का दिन ना बिल्कुल बेकार हो गया. तो कितना बड़ा डिफरेंस है यार. आप लोग सोचिए अगर 365 के 365 दिन अगर आप लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो बिल्कुल एकदम आप लोगों का डेडिकेशन एक हाई लेवल पर है कि हाँ यार आज का दिन ना बस आज का दिन ही है, जो कुछ है जिनके प्रेजेंट में जीना है, आज का दिन एंजॉय करना है, कल चाहे जो भी होता रहे. और एक वो इंसान है जो 365 के 65 दिन जो है सुबह को फ्रस्ट्रेट होकर उठता है, फिर सुबह हो गई फिर उठना है. एक साल के अंदर अंदर दोनों की लाइफ में जो डिफरेंस आएगा ना वो देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे. नहीं यकीन आता है? एक साल तो बहुत बड़ी बात होगी, एक महीना आप लोग अपने आप को इस तरीके से देखो उठाकर कि जब भी मॉर्निंग में उठो तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले ही एक दिन पहले आप लोग तैयार कर लो अपना प्लान कि कल तो यार ये चीजें जो है वो नस्ते नाबूद करनी है हम लोगों को. तो फिर देखिएगा आप लोगों के उठने का जोश, आप लोगों के काम करने का तरीका, आप लोगों के अंदर का डेडिकेशन सब कुछ चेंज होता चला जाएगा यार. और देखिए जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा ना, कंफर्ट जोन से, तब तक आप लोग जो है अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो इसलिए कोशिश करो हमेशा अपने आप को जोन में रखिए जो कि आप लोग को हमेशा एक्टिव रखे. तो ये काफी ज्यादा जरूरी है. तो अगर आप लोगों को लगता है ये सही चीज है तो आप लोग इसको अपना जो स्क्रीन पे रख सकते हैं मोबाइल की, ताकि आप लोगों को पता रहे कि आज का दिन ही सब कुछ है और ये मुझे शानदार तरीके से एंजॉय करना है. ओके, आज का लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट डे से स्टार्ट करना चाहता हूं. क्वेश्चन इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा. पहले ये डे देखिए आप लोग, और इस डे में कई सारे बच्चों को कई सारे कंफ्यूजन रहते हैं. ये जो डे है इसे बोलते हैं गोवा लिबरेशन डे. गोवा लिबरेशन डे तो इसको नॉर्मल इसका ऑफिशियल नेम आप लोग यहां पर देखते हैं, पर लेकिन इसको यहां पर ऑपरेशन विजय के नाम से भी इसको जाना जाता है. ऑपरेशन विजय ये वही ऑपरेशन है जिसमें आप लोग कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हमारी कंट्री में एक तो इसको हम लोग ऑपरेशन विजय बोलते हैं जब हम लोगों ने अपनी कंट्री में अपना एक एरिया उसको लिबरेट कराया था पुर्तगीज आर्मी से, ठीक है, पुर्तगाल जिसको आप लोग बोलते हैं. इससे हम लोगों ने इसको अपना आजाद कराया था, और लगभग 36 घंटे का ये ऑपरेशन था जिसमें 36 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने अपने हमारी कंट्री छोड़कर चौकड़ी लगा दी, इनके भाग गए. ठीक है, एक ऑपरेशन जो विजय है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है 1999. ये ऑपरेशन विजय किसके साथ में? हमारा पड़ोसी देश, फेवरेट पर्सन पाकिस्तान जो है, ये ऑपरेशन विजय आता है यहाँ पर कारगिल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड. जब यहाँ पर ये वॉर हुई, कारगिल वॉर का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, तो 1999 में जब पाकिस्तान को मुखी खिलाई गई, पाकिस्तान को धूल चटाई गई, ये वाला ऑपरेशन भी यहाँ पर ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं. विजय का मतलब होता है विक्ट्री, तो ऑपरेशन विक्ट्री या फिर ऑपरेशन विजय आप लोग इसको बोल सकते हैं. ये 3 मई से 26 जुलाई तक चला 1999. तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा. ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आज के डेट में आप लोग जिसको लद्दाख बोलते हैं ना, जो नई यूनियन टेरिटरी बन गया, तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है. जब हमारी कंट्री में ये ऑपरेशन चलाया गया 36 घंटे के लिए, ऑपरेशन विजय जिसको आप लोग बोलते हैं, तो गवर्नर जनरल यहां पर वसोला दा सिल्वा थे, यहां पर इनके द्वारा सरेंडर किया गया. और जो गोवा था, ठीक है, तो वो हमारी कंट्री में उसको ओरिजिनली यूनियन टेरिटरी बनाया गया. जब गोवा था स्टार्टिंग में यूनियन टेरिटरी था, और फिर आगे चलकर ये हमारी कंट्री का राज्य बन गया. तो इसी के चलते 19 दिसंबर जो है यहां पर हमारी कंट्री में ये गोवा लिबरेशन डे, यानी कि गोवा की एक तरीके से आजादी का दिवस हो गया, और हमारी कंट्री को एक नई यूनियन टेरिटरी मिल गई, और बाद में चलकर हमारी कंट्री को एक नया राज्य मिल गया जब यहां पर ये राज्य में कन्वर्ट हो गया. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है. आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में 8 यूनियन टेरिटरी हैं. अगर बात करूं आप लोगों से जम्मू एंड कश्मीर बनने से पहले हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए उस टाइम पर 7 यूनियन टेरिटरी थी, फिर जम्मू एंड कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी बन गई, और इसी के साथ में 9 यूनियन टेरिटरी हो गई. पर लेकिन आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 2 और यूनियन टेरिटरी थी जिनको मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. तो आज की डेट में हमारी कंट्री में फिर से 8 यूनियन टेरिटरी रह गई है. ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा.
तो ये दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर से हमारी कंट्री में 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। तो आज के डेट में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। डेली एक आधा कमेंट इसके ऊपर जरूर रहता है कि सर यूनियन टेरिटरी तो अभी 9 होनी चाहिए, 8 कैसे रह गई। तो सबको ये तो पता है कि जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर 2 यूनियन टेरिटरी डिवाइड कर दिया कि लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, पर ये बहुत कम बच्चों को पता है कि 2 यूनियन टेरिटरी ऑलरेडी मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो ये आप लोग जरूर याद रखा कीजिए। अगर कोई कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट करता है तो प्लीज आप लोग उसको जरूर रिप्लाई कर दिया कीजिए, क्योंकि डेली एक आधा कमेंट ऐसा मुझे देखने को मिल जाता है। तो आइए आज का चैलेंज है, एक्सेप्ट कीजिए इस चैलेंज को और शानदार तरीके से एंजॉय कीजिए। यहाँ पर एक क्विज है आप लोगों के सामने। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का हो गया। यहाँ पर 19 दिसंबर 1961 की बात की जाती है। हमारी कंट्री में जो आर्मी है उसके द्वारा गोवा को इन्वेड किया गया। यहाँ पर ये कौन सा ऑपरेशन था जिसका नाम, यहाँ पर ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, ये बताना है। हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पर ये एक मिलियन जो यूएस डॉलर है, यानी कि यूएसए के 1 बिलियन जो डॉलर है उसको अभी किसी को दिया गया है, ताकि वो जो एजेंसी है वो रिसर्च कर सके, डेवलपमेंट कर सके एंटी डोपिंग टेस्टिंग के ऊपर। एंटी डोपिंग टेस्टिंग यानी कि गेम में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन दौड़ रहा है, यहां पर एक पर्सन है कि नॉर्मल अपनी तैयारी करके आया, एक है कि दवाइयां खा के दौड़ रहा है। दवाई खाने वाला पर्सन जो है उसके पैर इतनी तेज पड़ेंगे कि वो किसी को पास में नहीं आने देगा। ये मुझे तब याद आता है जब मैं यहां पर इस तरीके की कोई भी न्यूज सुनता हूं। मैं एक बार कांवर लेने गया था, तो जो मेरे वहां से जो कांवर का जो एरिया पड़ता है वो लगभग 150 किलोमीटर के करीब पड़ता है। यानी कि जो आना होता है वहां से पैदल आना होता है तो लगभग 150 किलोमीटर के करीब पड़ता है। तो जर्नी रहती है, चलते चलते सब आते हैं, घूमते फिरते। तो हमारे में एक बंदा था साथ में, हमारा दोस्त तो नहीं बोल सकते उसको, मतलब गांव का बंदा था। तो वो स्टार्टिंग में तो बड़ा डल चल रहा था, पर लेकिन एक जो होड़ होती है कि यार वहां तक पहुंचना है, देखें कौन पहले पहुंचेगा। तो वो बंदा जो था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैंने कहा ये उठा के ले जाना पड़ेगा, ऐसी उसकी हालत थी। पर लेकिन बाद में जब पता चला, जब पहुंचने की बारी आई तो सबसे पहले पहुंच गया वहां पर। तो मैंने कहा यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया। तो तब तो उसने कुछ बताया नहीं। फिर ये बात जो है जब लगभग आके सारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, लगभग 1-1.5 महीना बाद मिला मुझे, तो रास्ते में ऐसे ही। तो मैंने कहा यार बड़ा हिम्मत आ गई, उस दिन क्या किया था तुमने, समझ में नहीं आया। तो बोल रहा है कि यार एक पर्टिकुलर गोली का नाम बताया था उसने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बोला था कि यार ये गोली खाई थी, इसे खाने के बाद में थकावट ही नहीं होती है, फिर इंसान भागा चला जाता है। तो वो वाली कंडीशन यहां पर बोलती है। तो एक तरीके से ये जेन्युइन चीज नहीं हो गई, अपनी बॉडी को कुछ टाइम के लिए स्टिमुलेट करना, और उस तरीके से फिर से वो बॉडी जो है एक तरीके से ऐसी हो जाती है, फिर बंदा 3-4 घंटे तक ये नहीं पता कि कहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके एकदम जोश दे देना और फिर खत्म हो जाना। तो ये होता है एक तरीके से डोपिंग। एक तरीके से जब आप लोग एक गलत चीज यहां पर यूज करते हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी को एक तरीके से इतना हाइपर बना देता है, और फिर वो जो एनर्जी इतना हाइपर हुई है उतना ही फिर डाउन रहेगी आप लोगों की बॉडी। तो ये सारी चीजें बॉडी को बर्बाद करती हैं। तो गेम जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, इसीलिए यहां पर ये डोपिंग टेस्ट कराए जाते हैं। तो ये कौन सी एजेंसी है वर्ल्ड लेवल पर और कौन सी एजेंसी है हमारी कंट्री के लेवल पर, ये भी आप लोगों को बताना है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी, इनके द्वारा मिलकर वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन, गले मिलकर नहीं ऑनलाइन, यहां पर अभी एक इनॉग्रेट किया गया रेल लिंक। काफी इंटरेस्टिंग रेल लिंक है यहां पर। ये तो ये है यहां पर, ये जो आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, हमारी कंट्री में कौन सा राज्य है और बांग्लादेश में कहां पर है ये, तो ये भी आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारी कंट्री में है ये हल्दीबारी, कौन से राज्य के अंदर है बताइए जरा, और बांग्लादेश के अंदर कहां पर इसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री मिलकर साथ में काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के, यूथ अफेयर और स्पोर्ट के साथ में मिलकर काम कर रही है। किसको, यह है फॉर्मलाइजेशन करना एक तरीके से जो योगा आसना है एज ए कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट, यानी कि योगा आसना को कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट के तरीके से यहां पर बात की जा रही है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि ब्रेक डांस जो है उसको ओलंपिक के अंदर इंक्लूड करने की बात की जा रही है। जो अभी 2020 वाला यानी कि 2021 में जो ओलंपिक होने जा रहा है ये टोक्यो के अंदर, इसके बाद में जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा 2024 में, तो वो वाले ओलंपिक में ब्रेक डांस को भी यहां पर इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि यूथ जो है वो भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे ओलंपिक के अंदर। तो ये है इसी तरीके से यहां पर हमारी कंट्री में जो योगा है उसको यहां पर एज ए स्पोर्ट, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तरीके से लेने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों को इसके बारे में और अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहां पर बात की जा रही है 3 एस्ट्रोनॉट जो हैं जिनको आसमान बोल भी सकते हैं एक तरीके से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जा रहा है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोगों को भी स्पेस में लेकर चलूंगा। सुबह सुबह थोड़ा सा कपड़े ज्यादा पहन लीजिएगा, ठंड लगेगी, ठीक है। तो यहां पर ये जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, इसके साथ में और कौन मिलकर काम कर रहे हैं, जो कि यहां पर हमारी कंट्री से रिलेटेड, ये हमारी कंट्री के मूल का पर्सन है जो यहां पर जाने वाला है। इसी के साथ में नासा के द्वारा भी बात की जा रही है कि एक मैन और नेक्स्ट वुमेन जो है उसको मून पर भेजा जाएगा।
सबसे पहले चांद पर जाने वाला पर्सन कौन था, ये पता है आप लोगों को, आप लोगों ने कई बार इसके बारे में देखा भी होगा, तो उसका नाम आप लोग बताइए। इसी के साथ में बात की जा रही है। और हाँ, ये जो नेक्स्ट यूएसए ऑप्शन यहां पर मिशन भेज रहा है, ये कब है, इसका टारगेट ईयर कौन सा है यहां पर, ये हमारी कंट्री की जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी के अंडर में, उनके द्वारा फाइनलाइज किया गया कि आने वाले टाइम में जो जीपीएस है, क्या बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म आप लोग बताइए, ये टोल कलेक्शन में यूज किया जाएगा। यानी कि कोई भी इंसान आप लोगों को टोल पे खड़ा हुआ नहीं मिलेगा, आप लोगों की गाड़ी गुजरेगी और आप लोगों के जो अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा उसके हिसाब से जब भी आप टोल को क्रॉस करोगे, तो अब जो फालतू का जो घपला होता है वो नहीं नजर आएगा। तो ये इंटरेस्टिंग है। CMS-01 यहां पर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारी कंट्री में छोड़ा गया, PSLV, ठीक है, तो पावरफुल SLV फैमिली, ठीक है तो पावरफुल SLV फैमिली उनके लिए यूज किया जा रहा है जब मॉर्निंग में उठते हैं। सैल्यूट है यार, इस सर्दियों में भी आप लोग उठ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये है बेसिकली आप लोगों को बताना है कौन सा ये व्हीकल है जो कि अभी ये छोड़ा गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है। तो यहां पर ये है कहां पर, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के अंदर। तो इसका व्हीकल का नाम आप लोगों को बताना है। तो ये थे क्वेश्चन, अभी इनके आंसर भी हम लोग एक एक कर देखेंगे, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए और आइए डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। अब अपना डिस्कशन काफी इंटरेस्टिंग वे में आगे बढ़ाते हैं। तो ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट डे आप लोगों को बता चुका हूं। यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज या फिर इंटरनेशनल रिलेशन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो किसके साथ में, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और शेख हसीना जी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। तो इसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोग को जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो आप लोग यही याद रखिए, हमारी कंट्री जब आजाद हुई, दो कंट्री बन गए। एक तो कंट्री था पाकिस्तान और दूसरा था इंडिया। पर लेकिन पाकिस्तान भी दो पार्ट में डिवाइड था, एक को बोलते हैं आप लोग ईस्ट पाकिस्तान और एक को बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान आगे चल के पाकिस्तान बन गया और ईस्ट पाकिस्तान आगे चल के बांग्लादेश बन गया। पर लेकिन ये अपने आप नहीं बना, इंडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसको बांग्लादेश बनाने में। 1971 की जो वॉर थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तो वो काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसके चलते यहां पर इसको चेंज किया गया। तो तब से लेकर आज तक जो है बांग्लादेश कहीं ना कहीं हमारे साथ में अच्छे रिलेशन रखता है और पाकिस्तान के साथ में उसके ज्यादा बेटर रिलेशन नहीं रहते हैं। और ये हमारी कंट्री के लिए फायदेमंद भी है, क्योंकि हमारी कंट्री की सबसे ज्यादा जो बाउंड्री टच करता है, बड़ी बाउंड्री, वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशन है ना, काफी ज्यादा जरूरी है। तो आगे बात करें यहां पर, तो अभी वर्चुअल समिट हुई और इनके द्वारा कनेक्ट करने की बात की जा रही है कई सारे एरिया को, ठीक है। तो ये याद रखना यहां पर थोड़ा सा, अगर यहां पर भी आप लोग इसको देखना चाहते हैं, बांग्लादेश जो है हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल को टच करता है, इधर आसाम को टच करता है, यहां पर मेघालय को टच करता है, यहां पर जो त्रिपुरा हो गया और यहां पर हो गया मिजोरम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं हमारी कंट्री के जिनको बांग्लादेश टच करता है। तो ऐसा नहीं है, यहां पर एक रूट कनेक्ट किया गया और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। दोनों साइड के द्वारा जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया यहां पर। यह है बंगाबंधु बापू डिजिटल एग्जीबिशन, काफी इंपोर्टेंट है। हमारी कंट्री के जो राष्ट्रपिता बोला जाता है महात्मा गांधी जी को, इसी के साथ में यहां पर जो बंगाबंधु शेख मुजिबुर रहमान, याद रखिएगा इन्हीं का नाम है, इनको यहां पर ये बांग्लादेश के पितामह आप लोग बोल सकते हैं। तो दोनों के नाम पर डिजिटल एग्जीबिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में दोनों साइड के द्वारा इनोग्रेट किया गया रेल लिंक, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी कंट्री में यहां पर हल्दीबारी इंडिया से और चिल्ली घाट, ये कहां पर है, यहां पर आप लोग याद रखिएगा, चिल्ली घाट नहीं, चिल्लाहाटी, ठीक है। तो यहां कहां पर, बांग्लादेश का। आप लोग एग्जैक्ट लोकेशन इसकी देख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड से मिट जाए। काफी सर्च किया यहां पर, फिर बीसीसीएल का ये मैप था यहां पर, जिन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसको, तो थैंक्स टू बीसीसीएल। तो यहां पर ये आप लोगों को दिखा पा रहा हूं, यहां पर ये हो गया हल्दीबारी, ठीक है। हमारी कंट्री में कहां पर है ये है वेस्ट बंगाल के अंदर में, और यह बांग्लादेश के अंदर ये चिल्लीहाट, ठीक है, चिल्लीहाटी, ठीक है। तो ये इसके साथ में आप लोग याद रखिएगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया, बाकी और भी कई सारे एरिया हैं जैसे अखुरा, यहां पर ये रखिएगा अगरतला से, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के साथ में कनेक्ट करने की बात की जा रही है। सब रूम हो गए यहां पर, तो ये बांग्लादेश के साथ में कनेक्ट करने की बात की जा रही है। अगर बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे बन जाते हैं तो हम लोग अपनी कंट्री के नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए आसानी से हम लोग को कई सारे रास्ते मिल जाएंगे, क्योंकि पास्ट में भी तो कनेक्शन था ना, जब हमारी कंट्री का पार्ट था ये, अब अलग कंट्री बन गया है, तो इसलिए हम लोगों को ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसलिए उन्हीं को कुछ रास्तों को रिवाइव करने की भी बात हमारी कंट्री के द्वारा बांग्लादेश के साथ में की जा रही है। तो यहां पर जो हल्दीबारी है और इसी के साथ में जो यहां पर चिल्लाहाटी है, ये जो रूट है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारी कंट्री में, आसाम के लिए भी और वेस्ट बंगाल के लिए भी, दोनों साइड मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। और ज्वाइंट बाउंड्री कॉन्फ्रेंस भी यहां पर एक तरीके से देखने को मिली, जिसमें कई सारी स्ट्रिप मैप और यहां पर कनेक्ट करने की बात की जा रही है, जिसमें यहां पर यह है इच्छामती, इसी के साथ में यहां पर कालिंदी, रायमंगोल, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर यह हरिबंगा, ठीक है। तो ये कई सारे, ये हरियाबंगा, तो कई सारी रिवर यहां पर इनको कनेक्ट कर आपस में कनेक्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी कई सारे एरिया हैं जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, जिनको आगे हम लोग एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें, ये भी क्वेश्चन बन सकते।
ये इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये है जो बांग्लादेश के हिसाब से नाम जो बोला गया है, एक नाम रिकमेंड किया गया यहां पर, मुजिब जो नगर है टू नोएडा, ठीक है। तो ये यहां पर इसको बोला गया साधीनाथा सोरो। तो ये इसको कनेक्ट करने की बात, जो यहां पर ये रोड है बॉर्डर रोड, इसको साधीनाथा सोरो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर चल रहा था तो बहुत बड़ा रोल प्लेस के द्वारा किया गया है। तो बांग्लादेश के द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है, तो देखते हैं इसको कितना एक्सेप्ट किया जाता है। इसी के साथ में हमारी कंट्री और बांग्लादेश मिलकर काम करेगी कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हमारी कंट्री के द्वारा असिस्टेंस यानी कि जो पैसा प्रोवाइड करा जा रहा है बांग्लादेश को ताकि लोकल बॉडीज और जो अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो ढंग से काम कर सके। ट्रांस बाउंड्री एलिफेंट जो कंजर्वेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से जो दोनों कंट्री की साइड में जो हाथी हैं उनको कंजर्व करने की भी बात यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में इक्विपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ गार्बेज, जो भी यहां पर जो गार्बेज होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जब बातें की थी कि अलग अलग करना है, अगर कोई भी जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट हो गया या फिर ग्रीन प्रोडक्ट हो गया, ताकि आसानी से उनको यूज किया जा सके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के फील्ड में दोनों मिलकर काम करने वाले हैं। इसी के साथ में दोनों के जो कंट्री के जो फादर हैं उसके नाम पर मैंने अभी आप लोगों से बात की। नेक्स्ट यहां पर फादर ऑफ द नेशन बंगा बहादुर शेख यहां पर बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल म्यूजियम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहां पर नेशनल म्यूजियम, और इसी के साथ में न्यू दिल्ली, हमारी कंट्री का जो नेशनल म्यूजियम है ना न्यू दिल्ली में, और इसी के साथ में नेशनल बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान म्यूजियम मेमोरियल ढाका बांग्लादेश। ठीक है, याद कर लो, फाइनल ईयर तक याद हो जाएगा। थ्री इडियट वाला डायलॉग याद आ गया, मतलब सही है। तो यहां पर दोनों को मिलाकर यहां पर बेसिकली ये भी मिलकर काम करने वाले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोनों कंट्री के जो म्यूजियम है वो मिलकर यहां पर काम करने वाले हैं। तो अगर इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो इस तरीके से डिस्कशन हो गया कि उसके बारे में आप लोग काफी पॉइंट लिख सकते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग न्यूज है हमारी कंट्री के बारे में, थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहां पर बात करेंगे। हमारी कंट्री के द्वारा अभी यहां पर एक ओथ ली गई है एक तरीके से, जिसमें एक तरीके का एक कंट्रीब्यूशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, हमारी कंट्री के द्वारा चीजों को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर 1 मिलियन जो यूएसडी डॉलर है वो दिए गए वाडा को। क्या है ये? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई डोपिंग करता है, गलत तरीके का एक तरीके से इस्तेमाल करता है चीजों का, और फिर कहीं पर पार्टिसिपेट करता है गेम के अंदर, उसको रोकने की कोशिश की जाती है। तो इसी के चलते इस पे स्टडी की जा सके अच्छे लेवल पर, और फ्यूचर में ऐसी चीजें न देखने को मिले, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो एंटी डोपिंग टेस्टिंग जो मेथड है उसको और अच्छे से डेवलप किया जाए, ताकि कोई भी किसी तरीके ऐसी हरकतें करता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है, और खासकर जब इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसके द्वारा ये इनिशिएटिव प्रमोट किया गया था, ताकि जो ओलंपिक के गेम है वो प्रॉपर वे में हम लोग आगे लेकर चल सकें, उसमें कोई भी उल्टी सीधी हरकतें न देखने को मिले। पता चला एक बंदा है वो मेहनत कर रहा है काफी लंबे समय से, और दूसरा आया कुछ दवाई खाया और भागकर वो इनिशिएटिव जीत कर ले गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली जो एजेंसी है इन्हीं सब चीजों को रोकने का काम करती है। अगर 1-2 महीने पहले तक भी कई सारे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो उसको यहां पर ये बेसिकली साइड में रख देगी उठाकर। तो यहां पर ये प्रोविजन जो है यहां पर ये इन्फोर्स किया जाता है, यहां पर जो यूनेस्को के द्वारा भी यहां पर अगर जो इस तरीके से कोई हरकतें देखने को मिलती है, ये जो यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग है उसके बारे में बात की जा रही है, ताकि खेलों में कोई डोपिंग न देखने को मिले। तो आप लोगों से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग जो है वो किसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, तो यहां से निकलकर क्वेश्चन आता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यह मॉन्ट्रियल क्यूबिक कनाडा के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में। तो ये तो मैंने आप लोगों से बात कर ली वाडा के बारे में। इसी के साथ में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाडा के बारे में, NADA, ठीक है, ये क्या है? ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो रेस्पॉन्सिबल है, ये कोऑर्डिनेट करती है ताकि हमारी कंट्री में जो भी ऐसी हरकतें हो रही हैं उनको रोका जा सके, और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। इसको 2005 में बनाया गया था, जब हमारी कंट्री में इसको बनाया गया। तो इसका मतलब ये कि स्पोर्ट में आगे आने वाले टाइम में ऐसी हरकतें देखने को नहीं मिलेगी। तो इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसके साथ में यहां पर ये एफिलिएशन है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके सीईओ कौन है ये आप लोग बताइए, ठीक है। और ये लगभग 2016 से यहां पर सीईओ है। तो ये बेसिकली जो पूरा फंडा होता है वो होता है कि गेम को एक प्योर गेम बनाया जा सके, जिसकी मेहनत है, वो नहीं कहते कि जिसने मेहनत की है उसी को उसका फल मिले, कोई और फल लेकर न जाए। ये है यहाँ पर थोड़ा सा वाडा के बारे में भी आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर डिक पाउंड है इसके, और ये है इसको बनाया गया था 1999 में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ में इसका एफिलिएशन है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आइए अब आगे बढ़ता हूं।
न्यूज जो यहां पर बात करेगी हमारी कंट्री की डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में बात करेगी। डिफेंस और सिक्योरिटी हमारी कंट्री की अच्छी होनी चाहिए, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग डीएसी बोलते हैं, इसकी मीटिंग देखने को मिली। अंडर द चेयरमैनशिप कौन रहते हैं? रक्षा मंत्री। तो अप्रूव किया गया 28,000 करोड़ रुपए का हम लोग को प्रोक्योर करना है, जो इक्विपमेंट है हमारी कंट्री में उनको। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से बातें करना चाहूंगा कि डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल के बारे में क्या क्या आप लोगों से बातें पूछी जा सकती हैं। देखिए, आप लोगों को पता है डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल जो है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है। एक्वाइजिशन का मतलब होता है कुछ एक्वायर करना, यानी कि कुछ खरीदना, खरीद फरोख्त करना। तो हमारी कंट्री में अगर कोई भी वेपन खरीद कर लेकर आए जाते हैं, तो ये आप लोग देखते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में आफ्टर सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा अगर कोई वेपन खरीदने वाली कंट्री है तो वो कौन है? वो है इंडिया। दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे पर इजिप्ट, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर है चाइना। तो यानी कि हम लोग सबसे ज्यादा वेपन इंपोर्ट किए हैं। अगर 2015 से लेकर 2019 तक का डेटा आप लोग देखते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेचा किसने? वो बेचा है यूएसए ने, फिर रशिया ने, फिर फ्रांस ने, फिर जर्मनी ने और फिर चाइना ने। देखिए, अगर बेचने वालों की कैटेगरी में आए, यूएसए है। इसलिए यूएसए नहीं चाहता है कि वर्ल्ड में शांति रहे, वर्ल्ड में हमसे हमेशा चाहता है कुछ ना कुछ झड़प होती रहे, क्योंकि इसके पीछे सीधा सीधा मुद्दा ये है, अगर वर्ल्ड में शांति रहेगी तो इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर खासकर जो यूएसए है उसने बहुत बड़ा व्यापार किया, बहुत लार्ज स्केल पर हथियार जो है वो सप्लाई किए। तो इसके चलते काफी बड़ी ये कंट्री जो था वहां पर प्रॉफिट में निकल कर आया। तो हमारी कंट्री भी आज के डेट में, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इनके चक्कर में काफी सारे हथियार हम लोग खरीदते रहते हैं। मेनली तो जो हम लोग पहले खरीदते थे पाकिस्तान के चक्कर में खरीदते थे, अब चाइना भी उसी कैटेगरी में आ गया है। तो हमारी कंट्री में जो डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल है वो काम करती है नॉर्मली प्रोक्योर करने का। तो इसमें जो ये डिसीजन जो ले जाते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं इसके चेयरमैन। और ये किस किस के लिए एक्वायर करती है? हमारी कंट्री में हमारी कंट्री में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। प्लस याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है यहां पर। और कौन है यहां पर? ये है इंडियन कोस्ट गार्ड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी करता है। और अभी मैंने आप लोगों को एक ऑपरेशन के बारे में बताया। ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन का नाम था कारगिल ऑपरेशन, जो खासकर विजय को जो अभी मैंने विजय ऑपरेशन के बारे में बताया ना, कारगिल वॉर के बारे में। तो ये 1999 का था, जो हमारी कंट्री में ये पोस्ट, हमारी कंट्री में जो ये कारगिल ऑपरेशन चला, यहां पर कारगिल वॉर चली। कारगिल में हम लोगों ने जब विजय प्राप्त की, इसके बाद में लगा कि यार कुछ ना कुछ हमारे पास में हथियार वगैरह होने चाहिए, जिसकी कमी खल रही थी काफी लार्ज स्केल पर। तो पोस्ट कारगिल वॉर 1999 के हमारी कंट्री में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किया गया कि रिफॉर्म करना चाहिए हम लोग को नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर में। तो उसके बाद में डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल जो थी वो हम लोगों ने बनाई, ताकि अपनी कंट्री में जो हथियार वगैरह हैं वो हम लोग खरीद सके। ठीक है, तो ये तो था डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल का उस टाइम का काम कि हम लोग को हथियार खरीद के लेकर आना है, क्या क्या हथियार कहां से खरीदने हैं। तो ये कुछ और बातें की गई, पर लेकिन रियलिटी में अब यहां पर हथियार हम लोग खरीद कर लेकर आए अलग अलग कंट्री से, तो काफी ज्यादा हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज के डेट में हम लोग ये हथियार अपनी ही कंट्री में बनाने स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा? हमारी ही कंट्री के हथियार रहेंगे, हमारी कंट्री रहेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह, यूएसए ने मान लीजिए हम लोगों को कोई मिसाइल बेची, इसकी क्या गारंटी है वो मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं जाएगी? यूएसए को तो पैसा चाहिए, पाकिस्तान को भी उठाकर वो मिसाइल भेज देगा, तो हमें और पाकिस्तान में डिफरेंस क्या रह जाएगा? तो ये बातें आप लोग देखते हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के पास में, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं रहती है कि वो खरीद सके, पर लेकिन चाइना उसके पापा बैठे हुए हैं, तुरंत उसको पैसा देगा। तो इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिफेंस एक्वाइजिशन काउंसिल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो डिफेंस एक्वाइजिशन जो प्रोसीजर है 2020, उसमें यहां पर ये फर्स्ट सेट ऑफ एक्सपेक्ट, ये पहला सेट है, मतलब एक तरीके से ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि क्या जरूरी है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर कई सारे एरिया हमारी कंट्री में चीजों खरीदने की बात की जा रही है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में देखते हैं क्या क्या चीजें खरीदी जाएगी। तो इसी के लिए पैसा दिया गया है 28,000 करोड़ जो है। ठीक है, तो ये हम लोग खरीदेंगे। हम लोग अगर बात करें, ये 6 आउट ऑफ 7 जो प्रपोजल हैं 27,000 करोड़ के आउट ऑफ 28,000 करोड़, ये AONS यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के तहत यहां पर ग्रांट किए गए, ताकि हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री है उसको भी यहां पर बढ़ाया दिया जा सके, खासकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत हम लोग बन सके, किसी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी न रहे। हम लोगों को मिसाइल की जरूरत पड़ी और यूएसए ने मना कर दिया एट ए टाइम, क्या होगा हमारी कंट्री का? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हम लोग को आत्मनिर्भर बनना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस फील्ड में जो स्टेप उठाया गया, तो ये काफी अच्छा स्टेप आप लोग यहां पर गवर्नमेंट का बोल सकते हैं। इस स्पोर्ट के साथ साथ में हेल्थ भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे बच्चे बोलते रहते हैं सर स्पोर्ट की न्यूज कवर क्यों नहीं करते हो? देखो यार, स्पोर्ट की न्यूज देखो, एक तो होता है डे बाय डे कौन क्या कर रहा है वो वाली होती है, एक होता है कि रियलिटी में इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो वो वाली न्यूज आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये बात की जा रही है स्पोर्ट के बारे में। ये हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ स्पोर्ट एंड अफेयर है, उनके द्वारा अभी यहां पर बात की जा रही है
योगासना। योगासना जो है एक तरीके से योगासन या फिर योगासना, इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। तो दोनों मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर। आयुष के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूं, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। ए का मतलब होता है यहां पर आयुर्वेदा, वाई का मतलब होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन आप लोग कर देते हैं। वाई का मतलब होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। इनको मिलाकर ये पूरी आयुष मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में पिक्चर में आई। ये जो मिनिस्ट्री थी 2014 में इलेक्शन हुए और 2015 में यहां पर ये मिनिस्ट्री बनाई गई ताकि इस एरिया के ऊपर फोकस दिया जा सके। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में कई सारे प्रोग्राम अभी इस पर्टिकुलर एरिया में चलाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों से यहां पर बात की जाए तो दोनों मिनिस्ट्री मिलकर ये काम कर रही है ताकि जो योगा आसन है उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जो एग्जाम देने जाने वाले हैं अच्छे से जाइएगा एग्जाम देने। कल असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जी जान लगाकर जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही पेपर आ रहा है अभी, बिल्कुल शांत स्वभाव में पेपर देना, तो आप लोगों को जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। एक छोटी सी बात याद आ गई मुझे, एक टीचर थे, वो जो टीचर थे पढ़ाया करते थे, तो उन्होंने बोला कि एक बच्चे ने बोला कि सर कल एग्जाम है, काफी डर लग रहा है। कह रहे कि एग्जाम देने जाओ ना, ऐसे जाओ जैसे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हो, यानी कि लड़का गर्लफ्रेंड से और लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, उस तरीके से एग्जाम देने जाओ। मतलब क्या है कि बिल्कुल बिल्कुल डियो वियो लगा के बिल्कुल मस्त तरीके से नहा धो के शानदार तरीके से हो, क्योंकि वहां पर आप लोग कोई ऐसा नहीं कोई आप लोगों को पीटेगा कुछ करेगा, आसपास में पड़ोसी बैठे हो तो लगना चाहिए कि वह क्या स्मार्ट लग रहा है बंदा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस में जाओ, कहने का मतलब ये था इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो यार एग्जाम ही तो है, वहां कोई ऐसा थोड़ा ना है कि वो बॉर्डर पर जा रहे हो लड़ाई लड़ने के लिए, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो मस्त तरीके से बिंदास होकर एग्जाम दो ना। तो ये फंडा आप लोग देखिए, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करो, रिलैक्स हो गए यार, एक तरीके से बर्डन लेके कभी भी अच्छा रिजल्ट आप लोग नहीं दे पाओगे। तो ये छोटी सी बात थी। इंडिया जो योगा ट्रेडिशन है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा, और योगा आसन जो है यहाँ पर ये एक इंटीग्रल और इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है योगा के अंदर। तो एक तरीके से जो साइकोफिजिकल नेचर और इसी के साथ में अक्रॉस द वर्ल्ड आज के डेट में इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, और इंटरनेशनल योगा डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया जाता है हमारी कंट्री में? ये 21 जून को बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग ये है कि किस ईयर से हम लोगों ने इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, ये आप लोग बताइए। और योगा जो है, एक बात और याद रखिएगा, योगा जो है किसी भी रिलीजन के साथ में इसको कनेक्ट करके मत देखा करो, क्योंकि दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री है आज के डेट में जो योगा को एंजॉय कर रही है, क्योंकि योगा एक तरीके से अपने आप से अपने आप को कनेक्ट करने का तरीका है, अपनी बॉडी के ऊपर इनर बॉडी में झांकने का तरीका है। तो इसको कभी भी रिलीजन से कनेक्ट कर मत देखना। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज है, और हमारी कंट्री में जो खेलो इंडिया गेम होते हैं ना, उसमें भी योगासना को इंक्लूड करने की बात की जा रही है, और इंटरनेशनल लेवल के जो स्पोर्ट है उसमें भी इसको सपोर्ट और प्रमोट करने की कोशिश इंडिया के द्वारा की जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है यहाँ पर, ताकि जनता तक अगर चीजें पहुंचानी है तो ये भी एक अच्छा मीडियम आप लोग बोल सकते हो। तो साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यूज देख, मैंने आप लोगों को बोला था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेकर चलूंगा, तो ये तो अपनी प्यारी पृथ्वी आप लोग यहाँ पर दिख रही है, ये देखिए सूरज के चारों ओर, ठीक है, मतलब ये घूम रही है, ठीक है। आइए सूरज को घुमाते हैं पृथ्वी के चारों ओर, आप भी क्या याद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड में सूरज आ जाता है, तो इधर आप लोगों को रोशनी देखने को मिलती है, तो दिन रात ऐसे होती है, ठीक है। तो जो सो रहे हैं आइए उनके लिए दिन निकालते हैं, सूरज निकाल देते हैं अभी से ही, ठीक है। तो ये देखिए ये वाली कंडीशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं, कुछ ऐसा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर देखेगा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर स्पेस के अंदर एक स्टेशन बनाया जाता है, जिसमें आगे और ऊपर तक जो हमारी जो एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो लोग हैं उनको ऊपर ले जाने के भी कोशिश एक तरीके से तैयार किया जाता है यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। यहाँ पर कई सारी प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। लोग जो रहते हैं ये एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ग्रेविटी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर है तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये पिक्चर, एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसको, तो इसके अंदर यहाँ पर लोग रहते हैं, ये इस तरीके का फंडा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर लोग रहकर उनको तैयार किया जाता है ताकि वो आगे चलकर स्पेस में उनको भेजा जा सके। तो इस तरीके की प्रक्रिया आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलती है। सब कुछ पूरा प्रबंध यहाँ पर होता है, तो किस तरीके से यहाँ पर रखना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सारी पूरी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये देखिए सुबह सुबह आप लोग स्पेस में घुमाए, चलिए आइए अब पृथ्वी पर चलते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर लोग हमारा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो एक सेकेंड, कहाँ पहुंच गए, ये तो सच्ची में ही पृथ्वी पर आ गए। चलिए आइए, ये वाली पृथ्वी, ये हमारा गोला है, इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, यहाँ से ये देख लीजिए। आइए आप लोग को लेके चलते हैं अच्छे वाली एरिया में, जहाँ से आप लोग समझ पाते हैं ये है पृथ्वी, ठीक है।
तो देखिए स्पेस की यात्रा करा दी सुबह सुबह, तो घर वालों को बोलना कि आज तो स्पेस घूम कर आए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, आइए अब न्यूज समझ लेते हैं। तो जो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी यहां पर, इनका नाम है राजाचारी। राजाचारी ये इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी है, यानी कि इंडियन मुल्क के पर्सनैलिटी है। तो ये सेलेक्ट किए गए हैं नासा, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारी कंट्री में इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही अमेरिका के अंदर नासा है। और इसी के साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये यूरोप के अंदर है, जिसके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, जहां से मैं उतार के अभी लेके आया हूं, कई सारे तो चिपक गए थे, आ ही नहीं रहे थे, ठीक है, फिर चलूंगा बाद में लेके। तो स्पेस एक्स जो है, यहां पर स्पेस एक्स जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, क्रू 3 मिशन यहां पर आप लोगों को ये पार्ट है। तो ये जो बेसिकली मिशन है, इसमें जो तैयार किया जा रहा है, ये 2021 में लॉन्च किया जाएगा। अर्लियर इसी साल में जनवरी में जो चारी है वो फर्स्ट बने, मतलब 11 में से 1 पर्सन थे जिनके द्वारा ज्वाइन किया गया नासा एज ए एस्ट्रोनॉट की तौर पर, ठीक है। इसी के साथ में जो इनकी ट्रेनिंग है, तो ये फर्स्ट पर्सन है जो कि ग्रेजुएट हो चुके हैं। जो आर्टेमिस्ट प्रोग्राम है, नासा का जो आर्टेमिस्ट प्रोग्राम है, ये किसके लिए? ये है मून के लिए। अब नासा का जो टारगेट है आने वाले टाइम पे, तो चांद पे लोगों को भेजने की बात की जा रही है। तो चांद पे जो लोग भेजे जाएंगे, जो नेक्स्ट मैन और फर्स्ट वुमेन जो होगी, इसका टारगेट है 2024 तक का। तो इसको आर्टेमिस्ट प्रोग्राम चाइना के द्वारा, यूएसए के द्वारा बोला गया है। तो यहां पर जो क्रू 3 मिशन है, ये पार्ट है नासा का, जो स्पेस एक्स के साथ मिलकर यहां पर ये काम कर रहे हैं। तो इसके चलते ये आगे चलकर ये 6 क्रू, जो यहां पर बेसिकली 6 क्रू मिशन ये और देखेंगे यहां पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम नासा एस्ट्रोनॉट। अभी मैंने आप लोगों को बताया यहां पर लोगों को तैयार किया था ताकि आगे चलकर और अच्छे मिशन के लिए इनको भेजा जा सके। तो ये काफी रिलायबल, सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव जो चीजें बनाने की कोशिश कर रही है लो अर्थ ऑर्बिट में जो स्पेस स्टेशन होता है। और इसी के साथ में आगे आने वाले टाइम के लिए यहां पर, ताकि 6 महीने लगभग अगर इसमें एक बार स्पेंड कर ले, तो तभी वो बाहर इन्वायरमेंट में इंसान जा पाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये, पहले एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करा दिया जाए। एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को रनिंग करनी है, आने वाले टाइम में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, जो कि 400 मीटर की रेस है। ये 400 मीटर की रेस जब आप लोग करनी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप लोग कभी 100 मीटर भी ढंग से दौड़े नहीं है और 400 मीटर की रेस में दौड़ा दिया जाए। पहले आप लोगों की प्रैक्टिस होगी कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आराम आराम से अपनी जो रेस करिए स्टार्ट। आप लोग पहले दिन जाएंगे, तो मान लीजिए आप लोग को 400 मीटर दौड़ना है, तो ऐसा कीजिए 100 मीटर दौड़िए, फिर लगभग 10 मीटर चलिए, फिर 20 मीटर चलिए, फिर 100 मीटर दौड़िए, फिर 10 मीटर 20 मीटर चलिए, फिर 100 मीटर दौड़िए। तो ऐसे ऐसे आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो कोई रनिंग कभी नहीं करता है, उसके लिए रनिंग स्टार्ट करने का ये अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं। तो एक तरीके से तैयार किया जाता है, पेपर देने होते हैं ना एग्जाम से पहले, आप लोग टेस्ट लगाकर जाते हैं, तो वही है यहां पर एक तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को तैयार किया जाता है, ताकि फ्यूचर के मिशन के लिए उनको प्रॉपर वे में तैयार किया जा सके, ठीक है। तो ये है पर्पज। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग बोल सकते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है और ये कंट्री के लिए काफी फायदेमंद भी है। हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं, ये है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, जो कि नितिन गडकरी जी हैं। ये यहां पर इनके द्वारा फाइनलाइज किया गया जीपीएस। जीपीएस क्या है? यहां पर इसको बोलते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके थ्रू आप लोग नेविगेट करते हैं ना, कई बार देखते हैं कि कहां कहां पर को पर्टिकुलर चीज कहां पर पहुंच गई है, अपनी चीजों को चेक करते हैं कि यार फ्लाइट वगैरह के बारे में आप लोग कई बार देखते हैं कि अच्छा आप लोग किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बारे में देखते हैं, तो ये बेसिकली कहीं पर जाना है, आप लोग उसको चेक करते हैं कि आप लोग कि किसी कंट्री में आप लोग को फ्लाइट करना है, तो वहां पर आप लोग जानेंगे, मैप में देखें कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आप लोग को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखाता है वहां पर कहां पर ये चीजें लोकेटेड हैं। तो आज की डेट में जो टोल कलेक्शन है उसमें इसका यूज किया जाएगा हमारी कंट्री में, ताकि पर्टिकुलर जो पर्सन है, अगर यहां पर पहले क्या था, आप लोग की गाड़ी रुकती थी, वहां पर आप लोग पैसा पे करते थे, उसके बाद में आप लोग निकलते थे, तो काफी सारा टाइम वेस्ट होता था और ईंधन भी बेकार होता था। इसके चलते अगर ऐसी कंडीशन न हो तो आराम से पर्सन निकल जाए, वहां पर कुछ ऑटोमेटिकली चीजें हो जाए। तो उसी के चलते इसको पूरी कंट्री में बिना किसी हर्डल के ऑटोमेटिक बनाने की बात की जा रही है, यानी कि टोल बूथ फ्री रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो बात की जा रही है कि ये इंश्योर करेगा इंडिया बिकेम टोल बूथ फ्री कंट्री, ये नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर अंदर। तो काफी अच्छा टारगेट है ये। अगर इस तरीके से नहीं लोग रहते हैं तो एक तो करप्शन कम हो जाएगा और इसी के साथ में प्रॉपर जो सिस्टम है वो चलता रहेगा। तो इसके चलते यहां पर जो डिडक्ट हो जाएगा डायरेक्ट आप लोग के बैंक अकाउंट से पैसा, हालांकि अभी भी आप लोग इसे पेटीएम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कई सारे बैंक अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं, पर परमानेंट तो ये हो जा रहा है। इसके साथ में प्रॉपर वे में फॉलो भी किया जाएगा जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू, ओल्ड व्हीकल के ऊपर भी जो जीपीएस सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाएगा। तो ये काफी अच्छा है, ताकि देखिए इससे क्या होगा, कल को अगर व्हीकल कोई चोरी भी होता है तो उसके बारे में भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अगर एक बार उसके जीपीएस जो ट्रैकिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो एक अच्छा तरीका यहां पर होगा आने वाले टाइम के लिए।
टोल टैक्स से ह्यूज मनी हमारी कंट्री में इकट्ठा की जाती है। तो बोला जा रहा है, मिनिस्टर के द्वारा बोला गया है कि टोल कलेक्शन ये लगभग 34,000 करोड़ 2021 तक, और इसी के साथ में यूजिंग जीपीएस टेक्नोलॉजी जो टोल कलेक्शन है उसकी इनकम नेक्स्ट 5 ईयर में 1.34 लाख करोड़ के करीब हो सकती है। तो ह्यूज मनी यहां पर कलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोगों को पता है, अगर हमारी कंट्री के बारे में बात करें, जैसे आप लोग जीपीएस बोलते हैं, अगर अपनी कंट्री का जीपीएस आप लोग बोले तो ये IRNSS, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आप लोग बताइए। चलिए फुल फॉर्म मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर ये इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। आप लोग ये बताइए कि इसके अंदर कितने सैटेलाइट हैं। जैसे जीपीएस के अंदर लगभग 31 सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, तो इसके अंदर कितने सैटेलाइट यूज किए जाते हैं, जो कि हमारी कंट्री का ये IRNSS। तो हमारी कंट्री भी इस तरीके से आज के डेट में यूज करने के लिए हम भी तैयार हैं यहां पर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, खासकर जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, तो वो यहां पर ये चीजें काफी अच्छे से फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि हमारी ही कंट्री का सिस्टम फॉलो। डिफेंस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते हैं हमारी ही कंट्री का सिस्टम फॉलो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना ये काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिए। स्पेस के बारे में बात की जा रही है, और स्पेस के बारे में भी हमारी कंट्री की इसरो के बारे में। इसरो का ना आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड लोहा माना जाता है। एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन, काफी डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से काम करती है मजा आता है सुनकर कि बोलती है ना गवर्नमेंट एजेंसी काम नहीं करती है। अरे ढंग से काम कराकर तो देखो, कौन कहता है काम नहीं करती है। इसरो का उदाहरण दो जहां पर जिसको लगता है कि गवर्नमेंट एजेंसी काम नहीं करती है ढंग से, काफी करप्शन देखने को मिलता है। तो यह है आप लोगों के सामने उदाहरण। इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है यहाँ पर CMS-01, ये सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पावरफुल SLV फैमिली, ठीक है, स्टडी लवर वीर फैमिली C50 तो याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो यहां पर 50-50 हो गई बेसिकली। तो इसके द्वारा यहां पर ये व्हीकल का नाम है लॉन्चर पैड, यानी कि ठीक है ना, तो यहां पर ये लॉन्च पैड है एक तरीके से PSLV, ठीक है। तो ये है जो कि हमारी कंट्री में सतीश धवन स्पेस सेंटर CSDS, तो ये CDSC, ठीक है। तो CDSC जो ये बेसिकली श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश के अंदर, तो इसको यहां से लॉन्च किया गया है। तो ये हमारी कंट्री में कैसा, ये एक सैटेलाइट है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा। इसी के साथ में ये जो एक्सटेंड किया गया सी बैंड के तहत फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, जो कि कवर करेगा हमारी कंट्री में जो मेनलैंड है, इसी के साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले एरिया को भी। नॉर्मली अगर ये वाले एरिया देखें, कई सारे नेटवर्क से यहाँ पर ये एक तरीके से ये इनको मिल नहीं पाते, यहाँ पर अछूते रहते हैं, यहाँ पर मतलब प्रॉपर इनको नेटवर्क नहीं मिल पाता है, तो वहां तक भी इसको पहुंचाया जाएगा। ये यहां पर बोला जा रहा है कि इट वॉज इंडियाज 42nd यानी कि 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, जो कि यहां पर लाइफ ऑफ ओवर 7 ईयर इसकी यहां पर रहने वाली है। देखिए जो सैटेलाइट होते हैं ना, ये छोड़े जाते हैं लगभग 7 से 10 साल 15 साल तक इनकी लाइफ आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके बाद में काम करना बंद कर देते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए फिर दूसरा सैटेलाइट छोड़ा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना। तो यहां पर ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि एक तरीके से पृथ्वी हमारी घूम रही है। तो यहां पर अगर आप लोग जियो सिंक्रोनस स्पीड से पृथ्वी के साथ में घूमेंगे तो ये एक जगह फिक्स नजर आएगा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से पृथ्वी की स्पीड के साथ में सिंक्रोनाइजेशन इसका हो जाएगा। ये ऐसा नहीं लगेगा कहीं पर है, पृथ्वी घूम रही है तो ये भी उसके साथ साथ में घूमेगा। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। तो इस एरिया में अगर नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है तो यहां पर ये नेटवर्क प्रोवाइड कराता रहेगा। तो PSLV C50 जो है यहां पर ये, इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर ये PSLV C50 यहां पर ये 52वीं जो फ्लाइट थी PSLV, और 42nd ये यहां पर अभी सैटेलाइट था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में जो आप लोग याद रख सकते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ये रिप्लेस करेगा जो GSAT-12 था, जो लॉन्च किया गया था 2011 में, तो उसको रिप्लेस करेगा यहां पर जो ये अभी सैटेलाइट यहां पर पहुंचने वाला है। मैंने बोला था ना कि जो लाइफ पीरियड होता है, तो उसके चलते यहां पर पहले वाला जो कोई हट गया होगा उसकी जगह इसको रिप्लेस करने के लिए इसको सेंड किया गया। इंपोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करते हैं, और ये कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारी कंट्री के काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था उस्ताद इकबाल अहमद खान, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे म्यूजिक के फील्ड में। रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है और ओनली 66 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है। ये जो पैदा हुए थे 1954 में पैदा हुए थे इकबाल अहमद खान। ये दिल्ली, जो दिल्ली घराना जिसको आप लोग बोलते हैं, दिल्ली यानी कि दिल्ली, ठीक है, तो उसके साथ में कनेक्ट करिएगा इसको। तो यहां पर जो इनका करियर था, ये इनके जो पिता थे उस्ताद चंद खान, ठीक है, तो इनके अंडर, पिता नहीं सॉरी ग्रैंडफादर थे, दादी थे, इनके अंदर इनकी गाइडिंग स्टार्ट हुई थी। और ये जो इसी के साथ में जो ट्रेडिशन इनके द्वारा आगे लेकर चली गई है, ये अमीर खुसरो। तो
अमीर खुसरो जो थे यहाँ पर, इनका नाम आप लोग बताइए, ये कहां पर थे? ये मुगल के टाइम पर थे या दिल्ली सल्तनत के टाइम पर थे, ये आप लोग को बताना है। तो ये इनके द्वारा जो फाउंड किया गया था, ये है दिल्ली दरबार, जिसका फर्स्ट जो क्लासिकल इवेंट है ये 2019 में देखने को मिला था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है। तो डायरेक्ट आप लोगों से कई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस फील्ड से कनेक्टेड है, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। और बाकी जो भी आप लोगों में से योगा करता है, पहले तो ये बताइए कौन कौन योगा करता है। तो बहुत सारे पोस्चर होते हैं, ये आप लोगों की बॉडी के सारे जो भी जॉइंट्स होते हैं उनको खोल देते हैं। तो ये योगा के कुछ पोज हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोशिश क्या कीजिए 10 से 15 मिनट डेली आप लोग योगा कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग टाइप में आप लोगों की बॉडी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों की बॉडी का बढ़ेगा, तो सारी चीजें फिट हो जाएंगी। तो इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। और ऐसे कितने फैमिली मेंबर है जो योगा करते हैं? कुछ योगा करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ जिम जाते हैं। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? डायलॉग बन गया यार ये तो। कुछ योगा करते हैं, कुछ योगा करते हैं, कुछ रनिंग करते हैं, कुछ जिम जाते हैं। आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो बताइए आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल डिस्कशन। अभी यहां पर हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, शानदार तरीके से आप लोगों के द्वारा आंसर दिए गए। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जो माइनॉरिटी अफेयर है, मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की गई थी ऐसे राज्य के नाम बताने जो 2 राज्य की बाउंड्री को टच करते हैं। तो जैसे गोवा हो गया, गोवा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं। ये हो गया गोवा, ऊपर हो गया महाराष्ट्र, नीचे हो गया कर्नाटक। नेक्स्ट जो राज्य है ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो ये हो गया यहां पर, इधर हो गया आसाम, ठीक है, और इधर हो गया यहां पर नागालैंड। तो 2 राज्य को टच करता है ओनली। तो अपनी कंट्री की बाउंड्री के साथ में अगर टाइम बिताएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं, त्रिपुरा कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, त्रिपुरा हो गया आप लोगों के सामने, यहां पर एक हो गया, यहां पर क्या हो गया आसाम, और यहां पर हो गया ये हो गया मिजोरम। तो ये भी 2 राज्य को टच करता है। राज्य पूछा था मैंने, इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं, कभी कंफ्यूज हो जाए। केरला के बारे में बात कर लेते हैं। केरला कहां गया? यहां पर केरला यहां पर आ गया, किसको टच करता है? तमिलनाडु को टच करता है और कर्नाटक को टच करता है। पहले एक राज्य ऐसा था यहां पर जम्मू एंड कश्मीर पर, लेकिन अब जो है वो उस कैटेगरी में चेंज हो गया, क्योंकि अब यहां पर क्या बन गया है, ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहां पर ये यूनियन टेरिटरी बन गया, पहले यहां पर ऐसा था। ठीक है, तो ये है कुछ जो मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। टॉप सिविल एविएशन कंट्री कौन सी है? अगर इनके बारे में बात करूं तो यूएसए और चाइना टॉप पर है, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम 2 और ऊपर है, इंडिया है यहां पर। तो इंडिया यहां पर पहुंचने की एक तरीके से यहां पर पहुंचने का अपना टारगेट लगा रखा है। तो देखते हैं कब तक हम लोग यहां पर पहुंच पाते हैं। पीएम वाणी पोर्टल जो है यहां पर, ये सरल संचार के थ्रू यहां पर इसका नाम जो है वो रजिस्टर वगैरह किया जा रहा है। तो ये एक पोर्टल है यहां पर, ये याद रखिएगा, सरल संचार। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए। सैल्यूट है आप लोगों को जिस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये नहीं कहता कि मुकाम्बो खुश हुआ तो इस तरीके से अच्छा लगता है, पार्टिसिपेट करते रहिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात, टारगेट रखते हैं कि 1 तारीख तक कितने बच्चे जो है मॉर्निंग में उठेंगे, ये आप लोग बताइए। मतलब 1 तारीख तक जो हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करें तो कितने बच्चे मॉर्निंग में उठ सकते हैं हमारी फैमिली के, वो बताइए। अपना टारगेट रखिए। न्यू ईयर रिजोल्यूशन आप लोग ले सकते हैं एक तरीके से, मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कीजिए। आप लोग कोई ना कोई रिजोल्यूशन जरूर लीजिए अपने आने वाले टाइम के लिए कि हाँ यार ये तो जरूर करके देखना है। ठीक है, और फिर से वही बात बोलूंगा कि वेकअप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। तो ये जिंदगी जीने का एक रूल बना लीजिए, फिर देखिए जिंदगी जीने में क्या मजा आता है। ओके, तो ओवरव्यू ले लेते हैं आज के लेक्चर का, क्या क्या आप लोगों ने डिस्कस किया। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखिए, बाकी ये वीडियो आप लोग की आती है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन के आंसर देखिए। इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, इसके साथ में हम लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल न्यूज थी शेख हसीना के साथ में, ये हम लोगों ने जानी डिटेल में। नेक्स्ट हम लोगों ने नेशनल न्यूज के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोग वाडा की हेल्प कर रहे हैं ताकि गेम्स जो है उनको सुधारा जा सके। डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझा, और ये इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है, इसका तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे। स्पोर्ट के बारे में बात की हम लोगों ने, जिसमें योगा और आसना वगैरह भी आप लोगों को दिखाए मैंने, तो ये जरूर लाइफ का पार्ट बनाइए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात की, ये राजाचारी के बारे में हम लोगों ने जाना। इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने जो बात की, ये हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से टोल टैक्स को, ये बेसिकली टोल प्लाजा को एक सही डायरेक्शन देने की बात की जा रही है। और इसरो के कारनामे के बारे में जानी, और पर्सन इन न्यूज हम लोगों ने यहां पर देखा। और बाकी ये है आप लोगों के सामने क्विज जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ऑपरेशन का नाम आप लोगों को बताना है, इंडियन जो हमारी कंट्री की आर्मी है उसका ऑपरेशन। इंडिया के द्वारा जो अभी यहां पर हेल्प करने की बात की जा रही है, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि एंटी डोपिंग को रोका जा सके। इसी के साथ में हमारी कंट्री के साथ में जो टच किया जा रहा है, कौन सा एरिया है जिसको ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया गया है बांग्लादेश के अंदर। तो रोड का नाम बताना है, रेल का नाम बताना है, रेल लिंक जो है। तो हमारी कंट्री में यहां पर ये हल्दीबारी, तो यहां पर इसका नाम क्या होगा बांग्लादेश के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है अब यूथ अफेयर के साथ में, जिसके चलते यहां पर योगासन, ठीक है, तो यहां पर इसको एक तरीके से स्पोर्ट कैटेगरी में लाया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है,
ये आप लोगों को बताना है एस्ट्रोनॉट का नाम, किसके साथ में मिलकर यहां पर नासा काम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए। नासा के बारे में अगर बात करें तो यहां पर नासा का टारगेट कब तक है यहां पर मून पर लोगों को भेजने का, और इस मिशन का नाम भी आप लोग बताइए जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को। जीपीएस की फुल फॉर्म बताइए और IRNSS की फुल फॉर्म भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। पीएसएलवी का कौन सा व्हीकल है जिसने अभी यहां पर ये जो CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है। तो ये था, आइए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। AICTE की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी गई थी। इंडिया की पोजीशन कितनी थी यहां पर, कौन सा ये बेसिकली कौन सा था इंडेक्स यहां पर जिसमें 129 से 131 पर आ गए, 2 पायदान नीचे। प्रोजेक्ट का नाम बताइए सिविल एविएशन का, जिसके तहत यहां पर जो इंडस्ट्री को लीजिंग के बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में NERPSIP, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, जिसके चलते कैबिनेट के द्वारा यहां पर 6,700 करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है। इंडिया किसके साथ मिलकर अभी यहां पर लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है 1,000 मिलियन का, जिसके चलते हमारी कंट्री में जो MGNREGA यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी है उसको फायदा पहुंचाया जा सके आत्मनिर्भर भारत के तहत। कौन सी मिनिस्ट्री है जो माइनॉरिटी हमारी कंट्री में माइनॉरिटी डिक्लेयर करती है, तो सिख, मुस्लिम, यहां पर क्रिश्चियन, जोरास्ट और बुद्धिस्ट, एक और माइनॉरिटी का नाम भी आप लोग को बताना था। जल शक्ति मिनिस्ट्री को फायदा कौन पहुंचा रहा है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में, ये आप लोगों को बताना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हमारी कंट्री के, जो खासकर फिलहाल जो प्रसार भारती के CEO हैं, ठीक है, तो शशि शेखर वामपंथी के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट ये हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी जो रैंक है ये 131 हो गई है, पहले 129 थी। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ये इंडेक्स, ये आप लोगों को बताना है। ये जो ऑपरेशन है इसका नाम है, प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट रूपी रफ्तार, ठीक है, तो सिविल एविएशन का ये रिपोर्ट है, बेसिकली प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर सिस्टम इंपोर्टेंस प्रोजेक्ट, ठीक है, तो यह है नॉर्थ ईस्ट रीजन पावर सिस्टम इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट, तो याद रख इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसके बारे में याद रखेगा। नॉर्थ ईस्टर्न में जो पावर प्रोजेक्ट है उसको डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हेल्प की है हमारी कंट्री में ताकि MGNREGA के थ्रू लोगों को काम मिल सके। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी डिक्लेयर करती है मुख्तार अब्बास नकवी साहब की, जो कि डिक्लेयर करती है माइनॉरिटीज, और जैन जो है वो नई माइनॉरिटी ऐड की गई थी। वर्ल्ड बैंक हेल्प कर रहा है जल शक्ति मिनिस्ट्री की जो प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हमारी कंट्री के शशि शेखर वामपंथी, जो कि प्रसार भारती के CEO भी हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। आप लोग मुझे एक बात बता दीजिए, आखिर ऐसा क्यों है कि 20,000 के करीब बच्चे देख रहे हैं और जो वीडियो को लाइक करने वाले हैं वो लगभग मतलब मेन बोला जाऊं तो 3-3,500, क्यों भैया, उसमें भी मतलब एक इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद एक छोटा सा आप लोगों से कंट्रीब्यूशन माना जाता है, उसमें दिक्कत क्या रहती है। तो वीडियो को अगर पसंद नहीं आता तो मैंने ये बोला ही नहीं है लाइक करो आप लोग, मैं तो हमेशा बोलता हूं, पहले मैं बोलता हूं डिसलाइक करो, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करो यार, एक चीज तो करो, कोई सी एक चीज जरूर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फीडबैक होता है एक तरीके से। हर दिन आप लोगों को फीडबैक देना है, तभी आप लोग अपने आप को हर दिन आप लोग अपना टारगेट याद रखेगा कि आप लोगों को अपना ये गोल अचीव करना है, तभी आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। यहां से जाकर PDF डाउनलोड कर लेना और आंसर जरूर दिया कीजिए, ये काफी अच्छा लगता है। और उठाओ यार सबको, टारगेट बताओ क्या रखना है आप लोगों को न्यू ईयर तक का, ताकि इतने सारे लोग उठाए जाएं और पूरी इंडिया को उठाएंगे। इसी तरीके से लगे रहो, 4 बजे उठाकर छोड़ेंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे जिसको पढ़ना है, उठाएंगे उसी को जिसको उठना है और वो उठ नहीं पा रहा है, उनको नहीं जिनको नहीं उठना है, ठीक है। किसी की जॉब है, कोई बीमार है, कोई अलग चीज है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो जिसको उठना है उसको उठाओ, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।